ऋण लिए या फिर स्वामित्व हिस्सेदारी बेचकर दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण यानी टेक ओवर कर अपना बाजार विस्तार करने में। दूसरी तरफ जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों को देखें तो उनके उत्पादों, मोटर वाहनों, ऑटोमोबाइल की बनावट लगभग हर वर्ष बदलती जाती है और उन्हें हर वर्ष अपने संयंत्र व उपकरणों के उन्नयन पर अरबों डॉलर खर्च करना पड़ता है। जनरल मोटर्स ऐसा नहीं करेगी तो वो फोर्ड मोटर्स या टोयोटा जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगी। यही कारण है कि मोटर वाहन उद्योग की सभी कंपनियों को पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए बिक्री राजस्व के अतिरिक्त बैंकों के ऋण के साथ साथ ऋण प्रतिभूति यानी ब्रांड व स्वामित्व हिस्सेदारियां भी बेचनी पड़ती हैं। चूंकि यहाँ पर शीतल पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग का अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र कोका कोला जैसी कंपनियों के पक्ष में काम करता है और वे टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ देने में सक्षम होती हैं, जबकि मोटर वाहन उद्योग का अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों के पक्ष में काम नहीं करता है और वे टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ देने में सक्षम नहीं होती हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों प्रकार की कंपनियों में से कौन सी पेशागत उन्नति, नौकरी की सुरक्षा व दीर्घकालिक लाभ कमाने का सबसे अच्छा अवसर प्रदान कर सकती है? वो जो आंतरिक रूप से भारी मात्रा में नकदी पैदा करने में सक्षम है या फिर वो जो भारी मात्रा में नकदी जला रही है? हम सभी का उत्तर यही होगा, वैसी कंपनियां जो भारी मात्रा में नकदी पैदा कर रही हैं, क्योंकि अतिरिक्त नकदी उन कंपनियों के प्रबंधन को अच्छा प्रदर्शित करती है और वर्ष के अंत में उन्हें उदारता से अधिलाभ यानी बोनस भी प्रदान करती है। स्पष्ट है कि ऐसी ही कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं और अपने शेयर धारकों को अधिक लाभ कमाने का अवसर भी। स्पष्ट है कि वॉरेन ऐसी ही कंपनियों के व्यवसाय को सही व्यवसाय मानते हैं जो टिकाऊ व प्रतिस्पर्धी लाभ देने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार की कंपनियों के 3 आधारभूत व्यवसाय प्रारूप बिजनेस मॉडल होते हैं जो अद्वितीय उत्पादों यानी यूनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री करती हैं, जो अद्वितीय सेवाएं प्रदान करती हैं और जो कम लागत वाले ऐसे उत्पादों या सेवाओं की खरीद बिक्री करती हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं में शामिल हैं और उनकी नियमित रूप से भारी मांग होती है। अद्वितीय उत्पादों की विक्रेता कंपनियां। हम अद्वितीय उत्पादों की बिक्री करने वाली कंपनियों में कोका कोला कंपनी, पेप्सिको इनकॉर्पोरेटेड, फिलिप मॉरिस, मार्लबोरो, बडवाइजर, एनह्यूजर्स, बुश एंड बेवे समूह, जिलेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, हर्शे कंपनी, व्रिगले, मार्स इनकॉर्पोरेटेड, क्राफ्ट फूड्स ग्रुप, मार्क एंड कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन आदि को शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनियों के अद्वितीय उत्पादों और उनकी ब्रांड छवियों की संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। कोका कोला कंपनी। कोका कोला को अपनी ही तरह का सबसे सफल ब्रांड माना जाता है। हर किसी ने कोका कोला का नाम सुना है और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना मुश्किल होगा जो इसके लाल व्यापार चिन्ह को ना पहचाने। फोर्ब्स पत्रिका ने कोका कोला ब्रांड का मूल्यांकन 4% वार्षिक वृद्धि के साथ 58.5 अरब डॉलर किया था और वर्ष 2016 की विश्व की सबसे मूल्यवान 100 ब्रांड सूची में उसे चौथे स्थान पर रखा था। इस दौरान अकेले कोका कोला ब्रांड ने 21.9 अरब डॉलर राजस्व हासिल किया था, जबकि कोका कोला कंपनी ने कोका कोला सहित अपने ब्रांडों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए केवल 4 अरब डॉलर खर्च किए थे। कोका कोला कंपनी विश्वव्यापी मादकता रहित पेय, नॉन एल्कोहलिक ड्रिंक उद्योग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा में कोका कोला का मुख्यालय है और ये अपने क्षेत्रीय उप मुख्यालयों के माध्यम से विश्व भर में फैले लगभग 300 बोतल भराई संयंत्र संचालकों, बॉटलिंग प्लांट ऑपरेटर्स के विशाल संजाल को नियंत्रित परिचालित करती है। वर्ष 2014 में कंपनी ने 46 अरब डॉलर का परिचालन राजस्व यानी ऑपरेटिंग रेवेन्यू हासिल किया था, जिसमें उत्तरी अमेरिका की हिस्सेदारी 46.7% थी और यही कोका कोला का सबसे बड़ा बाजार था। विश्व बाजार में कोका कोला की बाजार हिस्सेदारी लगभग 30% है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कोका कोला आधारित पेय को कोका कोला ने नहीं शुरू किया था। विशेष रूप से पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर व पेरू आदि क्षेत्रों में कोका की झाड़ियों को नकदी फसल के रूप में उगाया जाता रहा है। कोका पत्तियों को विश्व भर में मनोस्फूर्तिदायक उपक्षार, एल्कलॉइड
कोकेन के स्रोत के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोकेन की मात्रा 0.25 से 0.77% होती है। इसलिए कोका पत्तियां चबाने या कोका चाय पीने से कोकेन जैसी तेज उत्तेजना, एक्साइटमेंट या अवसाद, डिप्रेशन का अनुभव नहीं होता। सदियों से कोका पत्तियों के रस का दवा में उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 1863 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ मरियानी ने कोका आधारित मदिरा, कोका वाइन का रासायनिक सूत्र खोजा था। विन मरियानी ब्रांड नाम बाजार से उतारी गई थी। यह मदिरा यूरोप के अभिजात्य वर्ग में काफी लोकप्रिय हुई थी। हालांकि इस मदिरा में कोकेन की अधिकतम मात्रा 10 मिलीग्राम प्रति औंस होती थी, इसीलिए यह स्वाद में बहुत अच्छी थी, लेकिन इससे नशे की लत पड़ती थी। इस घटना के 23 वर्षों बाद जब यूरोप में विन मारियानी की बिक्री चरम पर थी, तब जॉर्जिया के अमेरिकी सेना से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल औषधि विशेषज्ञ फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन उसका विकल्प बनाने के प्रयोग में जुटे हुए थे। उसने कोका पत्तियों में कोका फल, अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाने वाला पेड़ व दमियाना पत्तियां, पश्चिमी टेक्सास में पाए जाने वाली झाड़ी मिलाकर पेम्बरटन्स फ्रेंच वाइन कोका नामक एक नई मदिरा बनाई थी। लेकिन उसी समय शराबबंदी आंदोलन के चलते अटलांटा के स्थानीय प्रशासन ने अल्कोहल आधारित सभी प्रकार के पेय पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब सन 1896 में जॉन पेम्बरटन ने उस मदिरा के रासायनिक सूत्र में परिवर्तन कर कार्बन आधारित चीनी शरबत, कोका पत्तियों, कोका फल सहित 7 प्राकृतिक स्वाद रसों से एक मीठा शीतल पेय तैयार किया था। ये रासायनिक सूत्र अभी भी एक गुप्त रहस्य के रूप में संरक्षित किया जाता है। हालांकि ये गैर अल्कोहल पेय था, फिर भी मूल रूप से उसमें कोकेन की मात्रा थी और उसे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने वाली दवा यानी ब्रेन टॉनिक के रूप में बाजार में उतारा गया था। पेम्बरटन ने स्वयं नहीं बल्कि अपने बही लेखक फ्रैंक रॉबिन्सन की प्रेरणा से इसका नाम कोका कोला रखा था। रॉबिन्सन ने अपनी घसीट लेखन यानी कर्सिव राइटिंग से कोका कोला का व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क तैयार किया था, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली हस्तलिपि यानी हैंड राइटिंग है। नाम सुझाने का श्रेय भले ही रॉबिन्सन को जाता है, लेकिन कोका कोला की शुरुआती सफलता व लोकप्रियता का सेहरा तो जॉन पेम्बरटन के सिर पर बांधा जाता है। वैसे जॉन पेम्बरटन के लिए पहले वर्ष में कोका कोला का उत्पादन खर्च निकाल पाना भी मुश्किल साबित हुआ था। अटलांटा की एक दवा की दुकान पर स्थित सोडा फाउंटेन से उसने 5 सेंट प्रति ग्लास की दर पर कोका कोला बेचना शुरू किया था। वैसे तो मूल कोका कोला में भी लत लगने वाला गुण था, लेकिन विन मारियानी जैसा लोकप्रिय नहीं साबित हुआ था और शुरुआत में उसकी औसत दैनिक बिक्री 6 ग्लास पर सिमटी रही थी। लेकिन एंजेलो मारियानी के मुकाबले में अपने ब्रांड को ज्यादा तेजी से प्रचारित प्रसारित करने के मामले में जॉन पेम्बरटन ज्यादा बुद्धिमान निकला था। उसने विज्ञापन की ताकत को बहुत जल्दी पहचान लिया था और पेय के आविष्कार के 3 सप्ताह बाद ही स्थानीय अखबार द अटलांटा जर्नल में कोका कोला का पहला विज्ञापन प्रकाशित कर दिया था। यही कारण था कि प्रचारित प्रसारित न होने के चलते विन मारियानी जैसी एक समय की लोकप्रियता मदिरा बाजार से गायब हो गई, तो विज्ञापन के दम पर कोका कोला की बिक्री चल निकली। 2 वर्षों तक विज्ञापन की देखरेख स्वयं जॉन पेम्बरटन ने ही की थी, लेकिन अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पहले उसने स्थानीय औषधि निर्माता व कारोबारी मित्र आसा ग्रिग्स कैंडलर को कोका कोला के अधिकार बेच दिए। कैंडलर ने सन 1892 में कोका कोला कंपनी का गठन किया और उसके साल भर बाद उसका व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क पंजीकृत कराया था। लेकिन उससे बहुत पहले सन 1885 में ही कैंडलर अमेरिका के सभी राज्यों में अपनी विस्तार योजनाओं को अमल में लाया था और सभी प्रमुख बाजारों में बोतलबंद कोका कोला की बिक्री शुरू हो चुकी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में बोतल भराई संयंत्रों के शुभारंभ हुए थे और अगले 100 वर्षों में कोका कोला सबसे अधिक पहचाने जाने वाले ब्रांड के रूप में विश्व भर में फैल गया था। ध्यान रहे कि कोका कोला से बहुत पहले ही कोकेन का नाम निकाला जा चुका था और 1893 में ही जॉर्जिया से सटे अमेरिकी प्रांत उत्तरी कैरोलिना न्यू बर्न क्रावन काउंटी उसकी प्रतिस्पर्धी शीतल पेय कंपनी पेप्सी कोला कंपनी का जन्म हो चुका था, जो लगातार उसके साथ मुकाबला करने की कोशिशें करती आ रही थी। फिर भी कोका कोला सबसे सफल ब्रांड के रूप में अपना बाजार विस्तार करता चला गया था। क्यों? क्योंकि कोका कोला ने बाजार में अपने प्रति अटूट विश्वास व आस्था बनाने की हर संभव कोशिशें की थी। अब जरा कोका कोला के विज्ञापन अभियानों के घोष वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। द ग्रेट नेशनल टेम्परेंस ड्रिंक,
महान राष्ट्रीय शराबबंदी पे 1906, 6 मिलियन अ डे, एक दिन 6 करोड़ 1925, द रियल थिंग, असली चीज 1942, व्हाट यू वांट इज कोक, आप जो चाहते हैं वो कोक है 1952, कोक इज इट, कोक है ये 1982, ऑलवेज कोका कोला, हमेशा कोका कोला 1993 आदि। और आपको वर्ष 2002 में भारत में कोका कोला के उस विज्ञापन अभियान का ऐतिहासिक घोषवाक्य ठंडा मतलब कोका कोला याद है ना, जिसके जरिए कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश किया था। देहाती भाषा के इस घोषवाक्य को प्रसून जोशी ने लिखा था और सिने अभिनेता आमिर खान ने विज्ञापन फिल्म में ये संवाद बोला था। उस वक्त प्रसून बहुराष्ट्रीय विज्ञापन प्रतिष्ठान ओगिलवी एंड मैथर दिल्ली में एक मामूली कॉपीराइटर हुआ करते थे, लेकिन ये विज्ञापन इतना मशहूर हुआ कि प्रसून जोशी को करीब 10 वर्ष पुरानी नौकरी छोड़कर कार्यकारी उपाध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट व राष्ट्रीय रचनात्मक निदेशक, नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में प्रतिस्पर्धी बहुराष्ट्रीय विज्ञापन प्रतिष्ठान मैकन एरिक्सन में शामिल होने का अवसर मिल गया था। इस घोष वाक्य पर कई विज्ञापन फिल्में बनी थी और इस अभियान की बदौलत कोका कोला समूचे भारतीय ग्रामीण बाजार में अपनी पैठ बना पाने में सफल रही थी। जी हाँ, कोका कोला ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत यही रही थी कि वो इस तरह के आत्मविश्वासपूर्ण घोष वाक्यों पर आधारित धुआंधार विज्ञापन अभियानों के माध्यम से ग्राहकों के दिलो दिमाग पर छाए रहने में कामयाब रही है। वर्ष 2014 में कोका कोला ने सिर्फ इसी मूल ब्रांड पर विश्व भर में अलग अलग विज्ञापन अभियानों व जन संपर्क गतिविधियों पर कुल $3.50 अरब खर्च किए थे। कंपनी ने अपने दूसरे सबसे बड़े लोकप्रिय ब्रांड